सुप्रभात बच्चों। हम टेक्स्ट बुक के अंदर लासा की ओर लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उस अध्याय पूर्ण करते हुए अभ्यास क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे, जिसमें हमने अभ्यास प्रश्न अपने पूर्ण हो गए थे, जो 1 नंबर से लेकर यानी 1 नंबर से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे छठा क्वेश्चन भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। 7 नंबर क्वेश्चन को जो बुक के अंदर आपको करना चाहिए था कि मैं पुस्तकों के भीतर था, तो यहाँ पर कहने का मतलब यानी इस वाक्य का क्या अर्थ बतलाता है, तो इसमें यही बतलाता था कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। अब आगे देखते हम क्वेश्चन पेज नंबर 30 के ऊपर, जिसमें रचना और अभिव्यक्ति के रूप में है। तो रचना मतलब इस तरह से बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो रचना के रूप में किए जाते हैं, यानी निबंध की तरह बड़े होते हैं, जिनको पूरा विस्तार पूर्वक आंसर दिया जाता है। और अभिव्यक्ति कहते हैं अपने विचार, यानी आप इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आपके मन में किस प्रकार के विचार पैदा होते हैं, आपके किस प्रकार के अपने शब्दों में वर्णन करेंगे अपनी विवेचना से, अपनी तर्क शक्ति से। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अभिव्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने पढ़ चुके हैं, कल हमने बच्चों पढ़ा था 8 नंबर को। 9 नंबर क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा था। तो यानी इस तरह से आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको तो अपने बुक के अंदर ही यानी कि रखेंगे, यानी पढ़ेंगे इसको। लर्न तो बच्चों सभी क्वेश्चंस करें, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए, हमारे काम का नहीं। यानी सभी क्वेश्चन हमारे काम के होते हैं। यानी जो हम लेसन अध्याय को हमने लर्न कर लिया, दौरान कर लिया, उसको स्टडी कर ली, तो उसको अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, लर्न होना ही चाहिए। लेकिन रिटर्न के लिए कुछ वर्क है, हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा हमें लिखने में आसानी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा वर्क ना हो, वर्कलोड ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चन है इसको नहीं करेंगे, लर्न करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको करना ही था, हमने इसको कल अच्छी तरह से कर भी लिया था, रिवाइज भी, दौरान भी इसको किया था, किस प्रकार से तो बेस मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो किस प्रकार का मान लो ख्याल था उनके, कैसा अगर विचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, तो आपकी समस्या उचित है या अनुचित है, हम इसके बारे में कल विचार व्यक्त किए थे, पढ़ा भी था हमने अच्छी तरह से, समझाया भी था आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं आज 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, किसमें किस प्रकार से लेखक हमसे क्या जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं आज। तो बच्चों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के आधार पर। तो बच्चों ये एक यात्रा वृत्तांत था, इन पूरा का पूरा अध्याय यात्रा वृत्तांत था। तो ये आप लासा की ओर, तो उसको आगे ब्रैकेट के अंदर यात्रा वृत्तांत के रूप में कर लेना। तो आपको याद रहेगा हर बार कि हर जो हमारा लेसन है वो किस प्रकार के लेसन थे, यानी हर एक जो लेसन होते हैं, अध्याय होते हैं अपने बच्चों, तो ये किसी न किसी रूप में होते हैं, कि कथा के रूप में यानी कहानी के रूप में है, यात्रा वृत्तांत के रूप में है, निबंध के रूप में है, या अन्य कोई और किसी भी रूप में हो सकते हैं, व्यंग्य रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह से हर एक जो हमारा अध्याय होता है वो उस रूप में होते हैं। तो यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत था। तो यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें, वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। मान लो अगर आप तिब्बत, जिस तरह से आपने तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, आपके सामने चित्र उभर कर सामने आ गए, यानी जिस तरह से लेखक के द्वारा जो मान लो चित्रण प्रस्तुत किया है, तो चित्रण का प्रस्तुत मतलब होता है उसके बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे सामने जैसे भाव प्रकट कर देना, हमारी आंखों के सामने ऐसी कोरी कल्पना रूपी सामने आ जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार के एक शब्द चित्र के रूप में माना है कि उस वैसा जैसा अगर किसी का वर्णन किया जाए तो हमारी बिल्कुल आंखों के सामने वैसा का वैसा दृश्य नजर आने लगता है। तो उसी प्रकार का दृश्य आपके सामने आ रहा है। तो आप हमारे जो यहाँ पर राज्य या गांव या जो शहर हैं उसकी मालूम उनकी बजाय तो वहाँ का कैसा है, यानी इस तरह से यहाँ पर तुलनात्मक आपको बताना है। तो बच्चों हम अगर यहाँ देखें
तो तिब्बती जो के बारे में लेखक ने हमें बताया था तिब्बत के बारे में कि वो एक पूरे का पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी देश है जो एक जगह तो वहाँ पर समुद्र तट से उसकी ऊंचाई भी दिखाई थी, तो कितनी लगभग थी बच्चों। तो हम इसको अपनी बुक के अंदर आप जैसे पेज नंबर हम देख ही रहे थे कि वो जा रहे थे, तो बच्चों उसमें यही 16,000 फुट की ऊंचाई पर था। और उसके मार्ग के आसपास बिल्कुल निर्जन जगह थी, कोई भी व्यक्ति नहीं थे वहाँ पे, ऊंचे नीचे स्थान था। और पहाड़ों के अंतिम सिरों तक जाएं तो नदियों के खतरनाक मोड़ और बीहड़ यानी कि शून्य जंगल थे। और यहाँ मीलों मील कोई बस्ती भी नहीं थी, न कोई आदमी नजर आ रहा था। एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ नजर आ रही थी और दूसरी तरफ एकदम नंगे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। और तिहरी नामक जो स्थान था वो उसको लेखक ने बड़ा अनोखा माना, क्योंकि वह ऐसे जो निर्जन स्थान, ऐसे शुष्क क्षेत्र के अंदर एक बीचों बीच एक बड़ा मैदान जिसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और बीचों बीच भी एक पहाड़ी भी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिन पत्थरों के ढेर लगे हैं, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। हमारा राज्य अधिकतर समतल, अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारा राज्य लगभग समतल भूमि है, यहाँ पहाड़ी भी है। और जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं बच्चों, यानी हमारा गंजर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अगर इनकी बात की जाए बीकानेर, ये सारे बिल्कुल रेतीले रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम वहाँ की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जो तिब्बत है वो एक पूरा ही पहाड़ी क्षेत्र है और हमारा देश है वो कुछ पहाड़ियाँ, ज़्यादातर समतल मैदान भाग और रेगिस्तानी भाग है। तो इस तरह से हम इनकी तुलना इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, इसको आप रिटर्न नहीं करेंगे नोटबुक के अंदर, अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे, दोहरान करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभव को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये भी बच्चों आपको नोटबुक के अंदर रिटर्न नहीं करना, बल्कि आपको अच्छी तरह से अपनी यात्रा का अनुभव है उसको करना कि आप कहाँ गए, घूमने गए हो, कहीं भी गए आप, या कहीं भी आपने कोई भी किसी भी रूप में यात्रा की होगी तो उसको अपने याद रखना है आपको। तो यात्रा के दौरान कैसा रहा आपका, किस तरह आप गए थे, फिर लौटे, या वहाँ का दृश्य कैसा था, तो अपने शहर की बजाय कैसा होगा वहाँ का दृश्य, तो इस तरह से आपको वर्णन करना है। आगे चलें 12 नंबर में, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है, विधा कहते हैं प्रकार, एक प्रकार साहित्य का एक प्रकार है। आपके इस पाठ्य पुस्तक में ऐसी कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनके किन मायनों में अलग है। तो बच्चों यहाँ जिसकी बात कर रहे थे बच्चों को यही इसी क्वेश्चन के अंदर है कि क्या दिया हुआ है कि यात्रा वृत्तांत एक गद्य साहित्य की एक विधा है, यानी एक प्रकार है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक मतलब जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे थे उसके अंदर बहुत सारे लेसन हैं, तो वो जो सभी लेसन अध्याय हैं वो कौन कौन सी विधा रूपी है, यानी कोई किसी में कहानी है, किसी में व्यंग्य है, किसी के अंदर मान लो एक तरह से संस्मरणात्मक है, यानी कि संस्मरणात्मक भी एक प्रकार से बच्चों यही होता है अपने अनुभवों को प्रकट करना, यानी पीछे जितने भी बीते समय के अंदर हमने किसी प्रकार का मान लो दृश्य याद आ जाए, अगर हम अपनी बात बताते हैं कि मैं वहाँ था, वहाँ पर बहुत भयंकर बारिश आ गई, वहाँ पर बाढ़ का रूप धारण कर लिया, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, आपने क्या किया, आपके परिवार वालों ने क्या किया, आपके साथ क्या क्या घटनाएं बीती, कौन सहायता के लिए आया, कौन नहीं आया, अगर इस तरह का हम वर्णन कर रहे हैं तो वो एक तरह से हमारे संस्मरणात्मक रूप में हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगर हम यात्रा करते हुए वर्णन करते हैं तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। और अगर हम किसी की कहानी सुना रहे हैं, किसी के बारे में एक कहानी सुना रहे हैं, जैसे परियों की कहानी सुना रहे हैं, एक राजा की कहानी सुना रहे हैं, महाराणा प्रताप की कहानी सुना रहे हैं, तो वो एक तरह से कहानी हो जाएगी। तो यानी इस तरह से आप जितनी भी विधाएं हैं इनको आप याद रखना है बच्चों, और आपको यहाँ पर रखना भी है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के रूप में एक अपना वर्क रख लेते हैं कि आप जितने भी आपने लेसन कर लिए हैं या आपने करेंगे, उनके आगे आप जहाँ पर भी आप नोटबुक के अंदर लेसन यानी अध्याय नंबर, जैसे रही ये सेकंड है तो यहाँ पर लासा की ओर, तो ये क्या चीज़ है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया भी था कि इसको आप ब्रैकेट के अंदर यात्रा वृत्तांत लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर कहीं कहानी आ रही है तो कहानी लिख लेंगे कथा के रूप में कथा, और अगर व्यंग्य आ रहा है तो व्यंग्यात्मक, और अगर संस्मरणात्मक आ रहा है तो संस्मरणात्मक। इस तरह से आप ब्रैकेट बनाकर उनके अंदर लिखेंगे बच्चों।
तो आपको समझ में आ गया होगा कहने का मतलब। यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको नहीं करना, बल्कि आपको जो बोला है ये हर अध्याय के आगे आप नोटबुक के अंदर जहाँ पर भी आप वर्क करोगे उसके अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ होना ही चाहिए बच्चों, याद रखना आप इस बात को। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 13 के अंदर। तो 13 क्वेश्चन के अंदर यानी बच्चों भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का अर्थ होता है बच्चों व्याकरणात्मक, यानी व्याकरण का ज्ञान। तो भाषा ज्ञान का मतलब है बच्चों व्याकरण, ग्रामर का वर्क हो गया ये। तो हम ग्रामर के वर्क में देखते हैं किस प्रकार से राइटर ने क्या बात कहने की कही है। तो किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे यानी अगर एक ही दृश्य को अगर देखें, अगर जितने मान लो अगर मान लीजिए अगर कहीं पर 10 व्यक्ति बैठे हैं और उन 10 व्यक्तियों को ये कह दिया जाए कि एक एक करके बताइए कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो उनकी भी बात भी उतनी ही प्रकार की होगी, उतनी प्रकार की वो बात करेंगे। जिस तरह से बच्चों एक बार कौरव पांडव धनुर्विद्या सीख रहे थे तो द्रोणाचार्य ने उनसे परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बैठा दी और उसको बिठाकर सभी अपने जो शिष्य थे उन सबको बुला लिया और पांडव सभी साथ थे, सभी को एक एक करके बुलाते गए। हाँ भाई बच्चों बताओ आपको इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कहता है इस पेड़ पर चिड़िया है, मिट्टी की चिड़िया है वो दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वो मतलब बताने लगे। कोई कुछ कहता है इस तरह से, मान लो कोई कह रहा था ये पेड़ की डालियां हिल रही है हवा से, इस पर पक्षी बैठे हैं, एक इसमें मिट्टी की पक्षी भी मान लो रखा हुआ है। इस तरह से कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन बच्चों जब अर्जुन की बारी आई तब अर्जुन ने क्या कहा होगा बच्चों, पता है आपको, पता भी होगा। तो अर्जुन ने क्या कहा था बच्चों, यानी अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि उससे जो मिट्टी की चिड़िया बैठी है उसकी आंख वेदना, यानी कि गुरु ने इससे पहले भी उनको कह दिया था कि आपको जो ये पक्षी है इसकी आंख वेदनी है। उसके बाद उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया था कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यानी जब हमारा लक्ष्य एक है तो हमें दुनिया से दारी से क्या मतलब, हमें इधर उधर की बातों से क्या मतलब, तो हमें तो उसी लक्ष्य पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो अर्जुन तो आप जानते ही हैं पूरे विश्व के अंदर एक नंबर का धनुर्धर माना जाता है, तो उसने तो उसी से गुरु के कहते ही उसका तो एक लक्ष्य हो गया कि मुझे इसकी आँख ही देखनी है। वो सिर्फ उसको एक आँख ही नज़र आ रही थी, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही अर्जुन को बुलाया और बोला कि बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की एक आँख ही दिखाई दे रही है जिससे मुझे अपने तीर के द्वारा भेदना है। तो वहीं पर द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए और बड़े उसको शाबाशी दी, प्रशंसा की अर्जुन की, शाबाश अर्जुन, जो मैं चाहता था वो तुमने कर दिखाया या तुमने वो बताया। तो अपना साधो निशाना और भेदो उस चिड़िया की आँख। तो ऐसा ही हुआ बच्चों, अर्जुन ने उस चिड़िया की आँख भेद दी थी। और बाकी जितने भी कौरव पांडव थे उनको भी उस चिड़िया को मतलब आँख भेदने के लिए कहा था, लेकिन वो क्योंकि उनका तो लक्ष्य था नहीं, क्योंकि एक निर्धारित लक्ष्य नहीं था। कोई किसी का तीर कहीं से जा रहा था, कहीं से पेड़ के ऊपर से जा रहा था, किसी चिड़िया के पास से जा रहा था, यानी उस चिड़िया तक को नहीं लगा। लेकिन अर्जुन ने अपने तीर के द्वारा उस चिड़िया की आँख भी भेद डाली थी। तो बच्चों यहाँ पर उसी प्रकार की ये बात कही जा रही है कि अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, यानी एक ही बात को भी अनेक प्रकार से कह सकते हैं, जितने व्यक्ति उतने होंगे। तो हमें इसी प्रकार के सेंटेंस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि सुबह होने से पहले हम गांव में थे, यानी जब यहाँ राइटर कह रहा है कि जब सुबह होने से पहले यानी पूरी रात भर वो क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यात्रा यानी उन्होंने कहा उनको लगा था कि हम मान लो सुबह होने के बाद पहुँचेंगे, लेकिन वो सुबह होने से पहले ही उस गाँव में थे, यानी वहाँ सुबह होने से पहले पहुँच गए थे। कहने का मतलब ये यहाँ पर पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे। अब अगर दूसरा व्यक्ति से बात की जाए तो वो ऐसा बोलेगा, एक ने कहा सुबह होने से पहले, दूसरे ने कहा कि पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तो यहाँ पर भी बता दी। और तीसरे से अगर बात की जाए तो तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। अब तीसरे ने बोला कि वो तारे थे, तो हम जब तारे ही थे यानी कि सूर्य तो उदय हुआ नहीं, अगर सूर्य उदय हो जाता तो तारे भी नहीं रहते।
उसने कहा कि तारे जब तक दिखाई दे रहे थे मतलब रात रात अंधेरे अंधेरे में हम गांव पहुंच गए थे। तो इस तरह से बच्चों जो जितने भी मान लो शब्द दिए हुए हैं, तो इस तरह से अनेक शब्दों में और किसी भी बात को अनेक शब्दों में कहा जा सकता है। जिस तरह से हमने अभी कहानी में देखा था कि जो बात तो एक चिड़िया की आंख भेदनी थी, लेकिन कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि चिड़िया तो दिखाई दे रही है लेकिन आसपास हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डालियाँ गिरते दिखाई दे रही है, पक्षी उड़ते दिखाई दे रहा है, आसमान भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इस तरह से वो घुमा फिरा कर बात करे थे, लेकिन अर्जुन को तो एक ही बात लक्ष्य पे था। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से था, यानी कि जो लक्ष्य तो लेखक का कहने का है कि उस गांव में पहुंचने से मतलब था, लेकिन कोई कह पो फटने से पहले, कोई कहते तारे रहते हुए, कोई कहते हैं सुबह होने से पहले। तो ये अपने अपने तरीके से तो हर एक वाक्य को इस प्रकार से कहा जा सकता है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा या लेखक का कहने का मतलब कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है। तो इस तरह से अनेक जो अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम इस तरह से कह सकते हैं। फिर आगे चलते हैं आगे के नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है बच्चों, तो यहाँ मान कहने का मतलब है कि पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इस तरह से यहाँ कहने का मतलब है कि पता नहीं चलता, तो यानी जान नहीं पड़ता तो मतलब पता नहीं चलता। तो इस तरह से हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं ऐसे। और आगे की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन और कि कभी अनुभव होता कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता कि पीछे जा रहा है। तो यानी अनुभव के रूप में कह सकते हैं, या मान लो पता नहीं चलता। तो इस तरह से आप इसको ऐसे दो शब्दों के अंदर कह सकते हैं बच्चों, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं और भी अन्य शब्द में रूप में भी कह सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे भी, और आपको जानते भी हैं किस प्रकार से अलग अलग शब्दों में हम ऐसे वाक्य कह सकते हैं। फिर चलते हैं 14 नंबर के अंदर। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। तो ये बच्चों आप याद रखेंगे कि जो आंचलिक शब्द किसे कहा जाता है, यानी ऐसे शब्द जो किसी एक विशेष क्षेत्र के तहत कहे जाते हैं। मान लीजिए हम गढ़साना में रह रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर की बोलचाल या जो हमारी भाषा है वो अलग अलग शब्दों में है। और अगर हम थोड़े दूर अगर चले जाएं, जैसे बीकानेर चले जाएं, तो बीकानेर के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं। यानी यहाँ पर हम किसी स्थान को या किसी वस्तु को हम उस नाम से पुकारते हैं, लेकिन हो सकता है बीकानेर में उस दूसरे नाम से पुकारते हो। फिर आगे बाड़मेर में चले जाएं तो वहाँ अलग से बोलेंगे, जोधपुर में चले जाएं तो वहाँ अलग से बोलेंगे, जयपुर में जाएंगे तो वहाँ ढूंढाड़ी भाषा के रूप में अलग प्रकार से बोलेंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनेक ऐसे जो अंचल एक विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में से भी ऐसे आंचलिक शब्द आप ढूंढ कर लिखिए। तो ऐसे शब्द भी आप जो क्षेत्र विशेष के रूप में हैं यहाँ पर आप इस तरह से ढूंढ के लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने पीछे बुक के अंदर भी देखा था, तो बुक के अंदर हम देखते हुए ढूंढेंगे। जैसे तो शब्द आए थे, जैसे राहदारी शब्द आया था, तो हम राहदारी हम यहाँ नहीं कहते, तो यहाँ पर वहाँ पर विशेष रूप से तिब्बत के अंदर कहा गया, तो यह राहदारी शब्द वहाँ का हो गया। छड़, तो यहाँ शराब कहते हैं, वहाँ छड़ कहा जाता है। और ढांडा, ये ढांडा भी एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो हमारे यहाँ नहीं वहाँ बोला जाता है। गिराव है, जैसे कुची कुची हम दया दया कहते हैं, भाई दया करो, वहाँ पर कुची कुची कह रहे हैं, ये भी वहाँ का विशेष क्षेत्र विशेष शब्द है। एक थुकपा या बरिया या कंजूर, ऐसे कुछ शब्द हैं जो वहाँ के क्षेत्र विशेष शब्द से हैं। तो इस तरह से हमने पीछे बुक के अंदर भी ये सब सारे हमने देखे हैं बच्चों। फिर चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो 40 समझ में आ गया होगा। 15 में कागज में पाठ में कागज अक्सर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण शब्द होते हैं। तो इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसी और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो, तो यानी विशेषण शब्द है बच्चों। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये शब्द है ऐसे जो वाक्य तो उनको आने चाहिए। तो इस तरह से आपके जैसे मुख्य, व्यापारी, फौजी, चीनी, परित्याग, बिल्कुल, टोंटीदार, गरीब, विक्ट, ऊंची, तो थोड़ी अच्छी, गर्मा गर्म, पतली पतली, कड़ी, छोटे बड़े, भद्र, ऐसे बहुत सारे शब्द है हमने इसमें पढ़ा था। ऐसे शब्द आए थे जिनको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे इस शब्द ऐसे। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से शब्द हमेशा याद रखना है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
फिर आगे हम चलते हैं कुछ और अन्य प्रश्नों के अंदर। पाठ्येतर सक्रियता के अनुसार इसमें क्या दिया जा रहा है। तो पाठ्येतर सक्रियता के अंदर बच्चों बुक में देखिए आप, पाठ्येतर सक्रियता में यह यात्रा राहुल जी की शांतिनिकेतन के द्वारा थी जो 1930 में थी, और आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी। तो बच्चों यानी सीधी सी बात है यहाँ पर 1930 और आज ये 2020 मतलब 90 साल पहले की बात है बच्चों। और 90 साल के अंदर तो एक पूरा इतिहास बदल जाता है, एक नया इतिहास बन जाता है। यह भी एक इतिहास ही हो गया। और अगर आज की तुलना में उस समय की कहते उसमें जो यातायात के साधन थे वो बिल्कुल नाम मात्र थे, और आज तो बहुत सारे यातायात के साधन हैं। और जो सड़कें की बात की जाए तो उस समय पुराने समय की सड़कें थी उबड़ खाबड़ ऊंची नीची, लेकिन आजकल तो बिल्कुल सपाट और बिल्कुल उन पहाड़ों को काट कर एकदम सीधा रास्ता सुरंग के रूप में बना दिया जाता है। पहले जो रास्ता 100 किलोमीटर का होता था वो आज उसको बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया गया, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में कर दिया उस पहाड़ों को काट कर सुरंग बनाकर। और उस समय ये खच्चर घोड़े गाड़ियाँ ये मान लो साधन होते थे, लेकिन आज तो हवाई जहाज के द्वारा मान लो जो पूरे मान लो 5-5 दिन 2-2 दिन या 4-4 दिन की इस तरह से यात्राएं करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो कुछ घंटों में कर लेते हैं। पहले 2 दिन लगते थे, वहाँ आज 2 घंटे लगते हैं। यानी इस तरह से हवाई जहाज के द्वारा भी यात्रा आसानी से की जा सकती है। यानी इस तरह से तुलनात्मक रूप में कह सकते हैं बच्चों 1930 और आज के बीच में ये अंतर है। आगे चलें। क्या आपके किसी परिचित को घुमकड़ी यायावरी का शौक है। यायावरी कहते हैं बच्चों घूमना, घुमकड़ी मतलब घूमना होता है, घूम घूम कर मान लो यात्राएं करते हुए अपना जीवन यापन करना, ज्ञान अर्जन करना। यायावरी भी उसे कहते हैं, यानी घूम घूम के चलना। उर्दू के शब्द है बच्चों घुमकड़ी यायावरी एक शब्द है, यानी घूम घूम कर यात्रा करते हुए मान लो ज्ञान अर्जन करना या किसी कार्य के लिए जाना। उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो लिखें। तो यहाँ पर किस प्रकार से उस जो यायावरी की बात है ये बच्चों लिखा है। तो ये चीज़ हम मान लो जिस तरह से कोई भी लेखक है या घूम कर आएंगे तो ये सब अपने अपने विशेष से होता है बच्चों। अगर आप मान लो इस शो का आपकी पढ़ाई काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा तो लिखो। अगर मान लो लेखक है तो लेखक केवल मात्र एक अपनी रचना के द्वारा अगर वो आगे जा रहा है बढ़ रहा है तो ये उसके मान लो उसको हर अपना परिवार त्यागना पड़ेगा, परिवार का मोह त्यागना पड़ेगा, परिवार में होने वाली हर एक जो गतिविधि है उसको छोड़ना पड़ेगा। और आपकी बात की जाए तो अगर आप इस तरह से घूम घूम कर करेंगे तो आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। आप वो जो एक स्कूल के अंदर है तो दिनचर्या रूपी जो अध्ययन करवाया जाता है उस वो से वंचित हो जाओगे आप। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर आगे बच्चों देखते हैं गद्यांश के रूप में। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बच्चों आप गद्यांश करते आए हैं पीछे, आप इससे अभ्यस्त भी हो चुके हैं कि किस तरह से जो अपठित गद्यांश होते हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक समुद्र का दिया गया है, समुद्र के किनारे का एक बहुत खूबसूरत दृश्य को दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2004 को जो सुनामी आई थी, भूकंप आया था, समुद्री भूकंप है, उससे उठने वाली जितनी भी लहरें थी उसका किस प्रकार से प्रकोप यानी तांडव हुआ था कुदरत की ये तो सबसे एक बड़े एक विनाश का कारण बनी थी। तो इस तरह आप बच्चों अच्छी तरह से इस जो ये गद्यांश है अपठित इसको अच्छी तरह से पढ़कर किस तरह से जो 13 साल की जो एक मेघना एक बच्ची थी और अरुण था वो 2 दिन तक अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ गए थे। और इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के 2 बच्चों को पीठ पर लादकर पानी के बीच भी तैर रही थी। ये एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। तो मछुआरे की बेटी मैगी ने भी रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना, उसकी भी शरारत को समझा और तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतरा समुद्र में और 41 लोगों को लेकर बचा लिया था। मैं 18 साल की थी ये जलपरी जो पगलाए समुद्र में 2-2 हाथ करने और 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची सुनामी लहरें जो उसकी बाधा रुकावट मानने को तैयार ही नहीं थी, यानी रुकावट रोक थे लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने वो सब कुछ बो नहीं सकती, मतलब समुद्र को पराजित होना पड़ा था।
तो बच्चों इससे क्या समझ लिया कि हमें हर कठिनाइयों का सामना करना ही चाहिए, हमें उससे पीछे हटकर नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप इस गद्यांश को इस तरह से पढ़कर आप इसका आंसर देंगे। यहाँ पर भी देखो बच्चों किस तरह से यहाँ एक पैरे के अंदर और भी बताया है कि जिस प्रकृति ने हमारे सामने तबाही मचाई, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सूझ भी दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं, चुनौतियों से लड़ने को रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस रास्ते से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई, वह इस बात का सबूत है कि मानवता कभी हार नहीं मानती। ऐसे संकट हमारे आ सकता है लेकिन हम उससे कभी पीछे नहीं हटते। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे आपदा अगर आती है तो उसको डटकर मुकाबला करेंगे। तो हम इस तरह से इस गद्यांश को पढ़ते हुए आप जो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं आप इनका आंसर देंगे। कहीं आपको ऐसा कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछेंगे। तो बच्चों ये आपका बुक वर्क है, आप इस बुक के अंदर ही जो ये गद्यांश है इसके अंदर ही है। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो कच्ची पेंसिल लेते हुए आप उसको आंसर के रूप में अपना नंबर लगाते हुए इसको अपनी इस गद्यांश के अंदर ही करेंगे बच्चों। नंबर लगाते हुए 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अपना वर्क आप कंप्लीट रखेंगे आगे, और टेस्ट भी आपको संडे का हो सकता है तो उसके संडे के अकॉर्डिंग आप तैयारी रखेंगे। और कल बच्चों इंडिपेंडेंस डे है तो आपको हार्दिक बधाई। हमारे देश की आज़ादी के रूप में आपको हार्दिक बधाई हो। तो कल हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, घर पर रहते हुए सेफ रहेंगे। जय हिंद।